चलिए, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लिए थे, ठीक है। और आज हमें आगे कंटिन्यू करते हुए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का बात करना था, ठीक है। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था। तो पोटेंशियल एनर्जी का बात तो हम लोग कर लिए, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, या फिर हाफ एफ इंटू एल, या फिर वन बाई टू एफ स्क्वायर बाई एल, है ना। ये एल है, याद रखिएगा, ये दिस इज एल नॉट वन। देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। किससे? स्मॉल यू से। देखो ये कैपिटल यू से हमने डिनोट किया था पोटेंशियल एनर्जी को, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने डिनोट किया स्मॉल यू से। स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ गामा डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को आप लिख सकते हो हाफ गामा डेल्टा एल बाई एल। आई गेस ये स्ट्रेन होता है, तो आप बोल सकते हो ना स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और बात, गामा को आप जरूर लिख सकते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लिख सकते हो ना। गामा को आप लिख सकते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन और ये स्क्वायर कैंसिल होगा और बनेगा क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बनेगा। अच्छा, एक और हो सकता है, आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो था हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप ऊपर नीचे गामा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा गामा का स्क्वायर बाई गामा। तो गामा का स्क्वायर इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का होल स्क्वायर, है ना। तो स्ट्रेन स्क्वायर कटेगा, बन जाएगा हाफ गामा स्ट्रेस स्क्वायर बाई गामा, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई गामा, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। और माइंड इट, ये ज्यादा पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा पूछता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, वापस से ये सारा कन्वर्जन के पीछे एक लॉजिक जो हम जानते हैं, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसी को हमने यूज किया है। गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो, एक अगला टॉपिक होगा हमारा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, अगर पूछा तो, नहीं तो नहीं पूछेगा। ऐसे तो ये भी एक्स्ट्रा ही है, बट याद रखिएगा पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। पॉइजन्स रेशियो को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। इसको रीड करते हैं सिग्मा, इसलिए मैंने सिग्मा लिख दिया। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये, माइनस डेल्टा डी बाई डी, लैटरल मतलब डायमीटर एरिया बाई जो स्ट्रेन आया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ बाई जो स्ट्रेन आया, तो डेल्टा एल बाई एल, तो ये फॉर्मूला बनेगा। और आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा डी को डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल कर सकते हो ना। डेल्टा आर डायमीटर को बाई टू कर दो दोनों तरफ, तो डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा। वैसे ये फॉर्मूला से ज्यादा कुछ और पूछेगा, इससे वो बता रहा हूँ क्या पूछेगा। पॉइजन्स रेशियो का थ्योरेटिकल लिमिट और एक्सपेरिमेंटल लिमिट पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये एक्स्ट्रा है, बहुत एक्स्ट्रा है, बट फिर भी एक बार हमसे पूछा था कुछ टेस्ट में, तो आपको भी टेस्ट के लिए ही बता रहा हूँ। अगर सिग्मा का वैल्यू किसी तरह 0.5 हो जाए, तो याद रखिएगा इस केस में डेल्टा वी जीरो हो जाता है और डेल्टा रो भी जीरो। डेल्टा रो इज डेंसिटी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा है, बहुत एक्स्ट्रा है, टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। ये वाला पॉइंट भी कोई टफ नहीं है, आराम से याद भी रहेगा, और इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना, नहीं भी याद है चलेगा। ये याद जरूर रखना, इसका थ्योरेटिकल लिमिट क्या होता है,
मतलब पॉइजन रेशियो का वैल्यू थ्योरी बाई इतना से इतना के बीच में रेंज करेगा। देखते हैं क्या थ्योरेटिकल लिमिट। तो थ्योरेटिकल लिमिट क्या है इसका? इसका थ्योरेटिकल लिमिट है -1 से लेकर एक सेकेंड, -1 से सिग्मा, ये वैरी करता है। इसका वैल्यू -1 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सिग्मा का वैल्यू या तो कम से कम -1 होगा, देख रहे हो यहाँ, देखो ध्यान से, कम से कम -1 है ना, बराबर हो सकता है, ये तो उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो कम से कम -1 और अधिक से अधिक 0.5। देखो बहुत हो गया तो 0.5 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो 0.5 से छोटा ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि इसका थ्योरेटिकल लिमिट होता है -1 से 0.5, उससे -1 से कम और 0.5 से अधिक नहीं हो सकता इसका वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 90% चांस है कि अगर पॉइजन रेशियो पूछा तो यही पूछेगा। 5% चांस है कि ये फॉर्मूला पूछेगा और 5% चांस है कि इसका एक्सपेरिमेंटल लिमिट पूछेगा। ये पूछने का चांस 1% ही मान लो। एक्सपेरिमेंटल लिमिट, इसका एक्सपेरिमेंटल लिमिट क्या होता है वो बता रहा हूं। सिग्मा का वैल्यू 4 सिग्मा ना, ये क्यों डाला 4 सिग्मा। तो एक्सपेरिमेंटली जो सिग्मा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 से 0.4 के बीच में लाई करता है। एक्सपेरिमेंटली सिग्मा जो है वो 0.2 से 0.4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, चलिए तो एक टॉपिक ये भी निकला, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सीरीज पे एक क्वेश्चन आया हुआ है और लास्ट क्लास में ही हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिस बारे में मैंने कहा था कि इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग को जब कंबाइन करते हैं तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? बोलोगे सर ये तो कोई भी बता देगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, फिर मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं एक बार स्प्रिंग को ऐसे जोड़ रहा हूँ, ये और फिर एक स्प्रिंग ऐसा लिया और दूसरा स्प्रिंग ये ले लिया। इस तरफ वॉल है, इस तरफ भी वॉल है, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे मान लो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 था, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 था, इसका K1 इसका K2। अभी आप खुद ही बताओ कि सर जब मैं इसे सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करूंगा तो जाहिर सा बात है ये जो K है ये चेंज करेगा। ये चेंज किस रेशियो में और कैसे करेगा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में मेनली जो हमको निकालना होता है वो होता है K इक्विवेलेंट। जैसे आप 10th में R इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे ही यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालोगे, सब कुछ सेम चलेगा। ये जो रेसिस्टेंस वाला हम लोग 10th में पढ़ते हैं, ये 11th में बहुत काम आता है हूबहू के फॉर्म में भी। बस याद रखना कि कई बार वो एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो K इक्विवेलेंट अगर हम लोग पैरेलल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2। ऐसा हमने पढ़ा था किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, रेजिस्टेंस में, है ना। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में हो तो R इफेक्टिव होता है R1 plus R2, बट माइंड इट इन केस ऑफ a spring, if two springs having spring constant K1 and K2 are attached in parallel, then K equivalent for the parallel combination will be K1 plus K2. Okay, in the same manner we can also say that K equivalent of the combination of springs in case of series combination, K equivalent in series combination will be just opposite to the parallel combination of resistors, that was K1 K2 by K1 plus K2. Mind it, वहां हमने पढ़ा था R1 R2 by R1 plus R2, isn't it? I guess you all must be getting my point. Okay, तो
ये रहा सीरीज और पैरेलल के लिए के। अच्छा, एक और तरीका समझ सकते हैं सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए कि कैसे पता करें कि कोई कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में, क्योंकि कई बार देख के आपको लगता है कि सीरीज है बट होता पैरेलल में है। ऐसा भी केस आपको देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एक बार जैसा कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, ट्रिक्स ही मैं बोलता हूँ, ट्रिक्स। अच्छा, के का वैल्यू क्या था भाई? के फॉर बोथ ऑफ देम गामा ए बाई एल, याद है ना? के वाज गामा ए बाई एल। ये फोर स्ट्रिंग था, है ना? गामा ए बाई एल किसके लिए पढ़े थे हम लोग? स्ट्रिंग के लिए। स्प्रिंग में भी लगभग उस तरह का बात चलता है, सेम ही तरह का बात, ठीक है, सेम ही तरह का बात चलता है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग तो हमने ऐसा पढ़ा ना, बट अगर कहीं स्ट्रिंग मिले, बोले नहीं स्प्रिंग के बजाय हमने स्ट्रिंग लगाया है, तो वहां भी ये सेम ही थ्योरी चलेगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है कि सीरीज है? याद रखना, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका पहचान बहुत सिंपल है। elongation in both spring will be same. Elongation in both spring will be same. जाहिर सा बात है, अगर आप नीचे की तरफ इसको खींचोगे, फोर्स लगाओगे इस पूरे पे सरफेस पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों स्प्रिंग फैलेगा, एलोंगेट करेगा, और दोनों में इलोंगेशन सेम होगा, है ना? दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन सेम होगा। अच्छा, सीरीज के लिए बात करूं, सीरीज में दो केस है। केस नंबर 1, एफ इज सेम, यहाँ फोर्स जो है वो सेम होता है। अच्छे से लिख देता हूं, फोर्स इज सेम, ठीक है। इस केस में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? सेम। जाहिर सा बात है, आपने अगर इस सरफेस को इधर खींचा है, तो जितना फोर्स से ये खिंचाएगा उतना ही यहाँ पे के एक्स जनरेट करेगा, स्प्रिंग फोर्स। जितना ये इलोंगेट हुआ, जितना इसका फोर्स होगा, जितना फोर्स आप लगाओगे यहाँ, वो फोर्स इसको खींचेगा के एक्स से। यहाँ जितना इलोंगेशन एक्स होगा, ये उसको भी उतना ही फोर्स प्रोवाइड करेगा, के एक्स, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे इलोंगेशन सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए इलोंगेशन पे इसमें मत जाना, ये मत सोचना कि सर अगर मैंने सीरीज में इस वाले स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से इलोंगेट किया है तो ये वाला भी डेल एक्स से ही आगे आएगा। नहीं, गलत है। मान लो ये वाला स्प्रिंग सॉफ्ट था, कम फोर्स लगाने में ज्यादा एक्सटेंड कर गया। ये वाला स्प्रिंग हार्ड है, अधिक फोर्स लगेगा तो भी जल्दी एक्सटेंड नहीं करेगा। इसीलिए ये मत बोलना कि इलोंगेशन सेम होगा। हाँ, फोर्स जरूर सेम होगा, फोर्स जो दोनों पे लग रहा होगा, फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम होगा। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सॉफ्ट या हार्ड से मेरा मतलब है के का वैल्यू कम होना या के का वैल्यू ज्यादा होना। अगर के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत हार्ड स्प्रिंग है, जैसा गाड़ी के सॉकर्स में लगता है। और सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब जैसा आप पेन में जो स्प्रिंग लगाते हो उसको सॉफ्ट स्प्रिंग बोल सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं, इलोंगेशन मे और मे नॉट बी सेम। इलोंगेशन मे और मे नॉट बी सेम। इलोंगेशन हो सकता है कि सेम हो सकता है सेम ना हो, ठीक है। ये हमने बात की स्प्रिंग के लिए। अब जरा बात करते हैं हम लोग गामा इक्विवेलेंट का। के में ही गामा आता है ना, के में ही गामा आता है, ये आप सब कुछ देख चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में अगर स्कूल में होता है एग्जाम, तो प्रूफिंग में पूछता है, ठीक है। कई बार ये प्रूफिंग में पूछता है, तो सीधा सीधा इसको बस याद ही रख लेंगे, क्योंकि अभी तो हमें प्रूफ करना नहीं। गामा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? फॉर गामा इक्विवेलेंट केस सेम ही रहेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, तो गामा इक्विवेलेंट आएगा 2 गामा 1 गामा 2 बाई गामा 1 प्लस गामा 2। माइंड इट, मेरे कहने का मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स हमने कंबाइन किया है सीरीज में, उसके लिए
के इक्विवेलेंट था k1 k2 by k1 plus k2, बट गामा इक्विवेलेंट क्योंकि k में ही गामा आता है, उसमें जब आप सॉल्व करोगे ना, प्रूव करोगे सेम तरीके से, k का वैल्यू बस गामा a by l पुट करना ना, आपको आंसर आ जाएगा। एक्चुअली जो ये हम लोग पैरेलल निकाल रहे हैं, उस पैरेलल को निकालने का तरीका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो मतलब ये जो सॉरी जो सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे k इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? k इक्विवेलेंट मतलब इसको ऐसे निकालते हैं, 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 plus 1 by k2, ठीक जैसा वहां कर रहे थे रजिस्टर में, वैसे ही तो कर रहे हैं। इसी को सॉल्व किए तो k इक्विवेलेंट इतना आया। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे k इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हैं? k1 plus k2 से ही निकाल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में k का वैल्यू गामा 1 a by l पुट करोगे, यहाँ पे गामा 2 a by l पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा गामा गामा 1 प्लस गामा 2 by 2। हाँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा आंसर आता है। चलो आगे बढ़े। तो सीरीज के लिए इतना और पैरेलल के लिए कितना आएगा? पैरेलल के लिए होता है गामा 1 प्लस गामा 2 by 2, गामा 1 प्लस गामा 2 by 2। याद रखिएगा इस बात को, बस सिंपली आपको याद रखना है। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, ये पूरे चैप्टर के भी और अपने सेशन के भी। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा था थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, अच्छा हमको ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि यहाँ पे अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि सर ये k इक्विवेलेंट जो मैंने सॉल्व किया है k1 प्लस k2, इससे गामा 1 प्लस गामा 2 by 2 नहीं आएगा। इसको आप एज अ होमवर्क आज सोच सकते हो, अभी आपके पास 4-5 घंटे हैं, आप डिसाइड करना और एक बार क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही प्रूफ होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आप कुछ गलती करोगे, इसीलिए प्रूफ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो गलती आप करके आओ ताकि हम उसको डिस्कशन करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेस पे आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? देखो थर्मल स्ट्रेस का सीधा सा मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को हीट किए है ना, तो हीट करने के बाद वो चाहेगा कि एक्सपैंड करे, ठीक है? किसी चीज को हीट करने के बाद वो एक्सपैंड करना चाहता है, और अगर आप उसको एक्सपैंड करने से रोकोगे, अगर आप एक्सपैंड करने से रोकोगे तो वहां पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये कि देखो ऐसा दो वॉल है, ठीक ठीक है, ये वॉल 1 है और ये वॉल 2 है, बीच में आपने एक रॉड लगाया, जैसे बात है मेटल का ही होगा रॉड है तो, ठीक है? उसके बाद आपने इसे हीट किया, अपने यहाँ से इसे हीट किया। अभी आप खुद सोचो सर, हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, है ना? ये चाहेगा इधर एक्सपैंड होना, इधर भी एक्सपैंड होना, लेकिन जो ये वॉल है ये इसको एक्सपैंड होने देगा नहीं, तो इस पे स्ट्रेस क्रिएट होगा। इसी स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एक्सपेंशन क्या होता है, उस एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ, जो एक्सपेंशन हुआ इसको आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है? एक्सपेंशन अगर हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा, कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर क्या है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है अल्फा एल डेल्टा टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला चैप्टर में भी काम आएगा, अगला नहीं अगले के में। अल्फा एल डेल्टा टी, अभी ये अल्फा क्या होता है देखते हैं। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद नहीं करना है, ये कोएफिशिएंट हमेशा देगा क्वेश्चन में, हर चीज के लिए अलग अलग होगा।
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, जो पहले था, ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा टी, बड़ा टेंशन वाला बात है भाई, डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज टेम्परेचर। बोलो तो टेंशन वाला बात क्या है, तो ये हमेशा केल्विन में होगा, ये टेंशन वाला बात है, ये लोग भूल जाते हैं। वैसे केल्विन क्या है, इसको सेल्सियस में भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि डेल्टा है ना, चेंज है, चेंज तो दोनों में ही फिक्स होता है, चाहे केल्विन में लो या फिर आप डिग्री सेल्सियस में लो, चलो क्या ठीक। अच्छा, इस अल्फा का यूनिट क्या होता है भाई? इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा। अच्छा, आप चाहते हो कि हम इसको ऐसे हीट करें कि इसमें बेंडिंग ना हो। देखो, आपको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, अगर आप हीट करोगे और एक्सपैंड करने का जगह नहीं तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा। आपका सोचना बिल्कुल सही, एक्सपैंड करेगा ही करेगा, हीट कर रहे हो तो लंबा होने के लिए सीधा तो अब रह नहीं सकता, क्योंकि ना इधर जगह जाने का ना इधर जगह जाने का, तो वो ऐसे बेंड करता है। तो हम चाहते हैं फॉर नो बेंडिंग, ऐसा हीट करें कि बेंडिंग ना हो, फॉर नो बेंडिंग, बेंडिंग ना हो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बेंडिंग ना हो इसके लिए हमको, इसका अगर हम प्रूफ में आए तो कहने का मतलब कि वो गामा पता है, क्या होगा गामा, है ना। अच्छा, डेल्टा L1 का फॉर्मूला हमें पता है, एफ एल बाई गामा है ना, एफ एल बाई गामा हमें पता है। गामा का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो वहां से डेल्टा निकाल ही सकते हैं। बेंडिंग ना हो मतलब कि इतना ही एक्सपेंशन करे, इतना ही हीट करे। देखो, उसको प्रूफ ही कर देता हूं। हमको गामा का वैल्यू पता है, गामा का वैल्यू होता है एफ एल बाई ए डेल्टा एल। अच्छा, यहाँ पे कितना टेम्परेचर चेंज करें, मतलब कितना हीट करेंगे तो कितना एक्सपेंशन होगा, हमें पता है। और यहां से हमें पता है कि अगर हम डेल्टा एल यहां से निकाल लें तो आएगा एफ एल बाई ए गामा। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये वो फोर्स है जितना तक अगर आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ एक्सपेंशन को ये गामा कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है ना। इसमें इतना ताकत है कि उतना एक्सपेंशन को झेल ले, उतना फोर्स अगर आप लगाओ तो झेल ले, उसमें कोई फर्क ना पड़े। हम चाह रहे हैं कि बेंडिंग ना हो। बेंडिंग नहीं होने के लिए यहाँ पे जो डेल्टा एल है, अगर वो इस वाले डेल्टा एल के बराबर हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आप खुद समझो कि जितना हीट करने से चेंज हुआ, होना चाहिए था एक्चुअली, जितना हीट होने से चेंज होना चाहिए था उसके लेंथ में, उतने चेंज को ये रेसिस्ट कर सकता है, उतना चेंज को ये रेसिस्ट कर सकता है। तो जाहिर सा बात है, बेंडिंग नहीं होगा। अब भी कुछ बचा ही नहीं, दोनों डेल्टा एल को बराबर करना है, मतलब एफ एल बाई ए गामा को इक्वेट करना है अल्फा एल डेल्टा टी से। तो कुछ बचा ही नहीं, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था थर्मल स्ट्रेस। नो बेंडिंग के लिए थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस होता है एफ बाई ए। इसका फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा गामा डेल्टा टी, ठीक है। ये वो थर्मल स्ट्रेस है जिसमें बेंडिंग ना हो, एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया ही स्ट्रेस था, और ये हीट की वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। याद आ रहा है? फोर्स बाई एरिया वाज स्ट्रेस, ये हीट की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस फोर्स बाई एरिया को, मतलब अल्फा गामा डेल्टा टी को बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। चलिए, आपका चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया। 2 पॉइंट बस डिस्कस करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे, आज के सेशन को भी। पहला पॉइंट होगा हमारा इलास्टोमर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर रबड़ की तरह का कोई चीज को बोलते हैं। इलास्टोमर के बारे में जो जो बस 2 पॉइंट ही लिखूंगा, अधिक लिखूंगा नहीं। फर्स्ट पॉइंट, डोंट follows
हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। एग्जाम्पल का तो बात हमने कर ही लिया, बराबर, ठीक है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देख लो, यही पूछेगा, पूछेगा सीधा इस इलास्टोमर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ के बीच में रिलेशन कैसा होगा। इस तरफ रख दो स्ट्रेस, इस तरफ रख दो स्ट्रेन, देखो ये कुछ ऐसा होता है ये ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये तो इलास्टोमर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ था। किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व कैसा होता है ये देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा भी है ये कर्व, तो आई गेस अगर यहाँ ड्रॉ नहीं हो पाया तो फिर क्लास में बताऊंगा, पहले तो देख लो, कोशिश करता हूँ करने का। ये कैसा आया, ये कैसा, अब भी शायद हो जाएगा। इस तरफ है आपका स्ट्रेन और इस तरफ है आपका स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन और स्ट्रेस सबको देखिए। सबसे पहले यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाइए कुछ दूरी तक, उसके बाद इस पॉइंट को ए नाम दे दो, अच्छा रहेगा, ए। उसके बाद कुछ दूरी तक ऐसा, इसका नाम दे लीजिए बी, बताऊंगा क्या है। फिर थोड़ा और ज्यादा, इस पॉइंट का नाम दे लीजिए सी, एंड उसके बाद तो फिर ये सारा रूल ही ब्रेक कर देता है ये सॉलिड, तो उसके बाद यहां डाल दीजिए डी। ग्राफ पहले ड्रॉ कर लीजिएगा फिर समझाऊंगा। इस पॉइंट को लिखिए लेस देन 1% में ये हालत होता है। उसके बाद इस जगह का नाम लीजिए परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। चलिए एक यहां से इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इसका नाम लिखिए प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। इस जगह का नाम लिखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस लास्ट का नाम लिखिए फ्रैक्चर पॉइंट, इसका नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक ये बच गया था, इसका नाम है इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और छूटा है बी पॉइंट, इसका नाम है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इसका नाम है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक आपका खत्म हुआ। एक पॉइंट और है, लिख लीजिए गामा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गामा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो लिख लीजिएगा गामा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दो तीन बस यूं ही पॉइंट है, हो गया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन कैन बी 10 किलोमीटर। कोई भी माउंटेन 10 किलोमीटर से अधिक बड़ा नहीं हो सकता। इसका कारण सॉलिड का गामा है, नहीं तो नीचे का बेड रॉक ही टूट जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन कैन बी 10 किलोमीटर, बस थ्योरी है, शायद पूछा तो पूछा, नीट में तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट फॉर लिक्विड एंड गैस,
के लिए मुझे गामा और बी का वैल्यू कोई बताएगा? लिक्विड और गैस के लिए गामा और बी का वैल्यू, देखो दोनों चीज हम लोग पढ़े थे सॉलिड्स के लिए, 0 होता है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, इम्प्यूरिटी बढ़ाने पे गामा स्लाइटली इंक्रीज करता है, गामा स्लाइटली इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो इन सब के अलावा अगर किसी और टॉपिक से किसी और फॉर्मूला पे कहीं तो आप देख लो क्वेश्चन आए तो उसको नेग्लेक्ट कर देना सिंपली, क्योंकि उस पर नीट में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बहुत सारा है, पहले बहुत पूछता भी था, अब कोई काम नहीं है। क्वेश्चन मिल सकता है आपको, हो सकता है पैकेज में भी एक आध क्वेश्चन हो, बट जस्ट नेग्लेक्ट इट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।